नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी के उपसर्ग। देखो, हिंदी के उपसर्ग पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, इससे पहले तत्सम के उपसर्ग पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अव्यय और उनके उपसर्ग। अव्यय स्वरूप भी उपसर्ग होते हैं और उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, अव्यय स्वरूप जो उपसर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं और वो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, और इन्हीं से आजकल एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। अव्यय होते हैं लेकिन इनकी भूमिका उपसर्ग जैसी होती है। तो मुख्यतः एक एक उपसर्ग और उसका अर्थ और उनसे बनने वाले नवीन शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक उपसर्ग से। देखो, एक उपसर्ग होता है ए। एक उपसर्ग होता है ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। अभाव होता है, अभाव या नहीं। तो देखो, अब इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे अटल हुआ, अटल, अधर्म, अज्ञान, अव्यय। अटल हुआ, अधर्म हुआ, अज्ञान हुआ, अव्यय हुआ, अस्थिर हुआ, अथाह हुआ, अस्थिर हुआ, अथाह हुआ। ठीक है। तो देखो, ए का अर्थ यहाँ क्या? टल शब्द के, जो टली हुई चीज हो, अटल जो टले नहीं, जो टले नहीं, अटल हो, स्थिर हो। अधर्म जो धर्म हो, ए जो धर्म नहीं हो। ए का अर्थ यहाँ इन शब्दों से पूर्व में लगने के बाद इनका अर्थ परिवर्तन हो गया। तो जैसे अज्ञान में ज्ञान, ए का अर्थ होता है नहीं, जिसको ज्ञान नहीं हो। अब व्यय का अर्थ होता है खर्च, ए का अर्थ नहीं, जो खर्च नहीं हो। ऐसे ही स्थिर, स्थिर कोई चीज होती है उसके आगे अगर ए उपसर्ग लगा दिया जाता है तो अस्थिर बन जाता है। ऐसे ही था का अर्थ होता है गहराई, ए का अर्थ होता है नहीं, तो जिसकी गहराई का नहीं पता हो वो क्या होता है? अथाह होता है। तो मुख्यतः इनमें से मुख्यतः मूल शब्द कौन से हैं? देखो, मूल शब्द यहाँ टल है, यहाँ धर्म है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ व्यय है, यहाँ स्थिर है, यहाँ था है। तो ये तो पहला उपसर्ग हुआ, कौन सा? ए उपसर्ग। अब इसके बाद अगला उपसर्ग पढ़ते हैं अन्न। बहुत ही मोस्ट उपसर्ग है अन्न। और एक अन्न, देखो ये जो अन्न है ये हलंत सहित है। और जैसे एक उपसर्ग पुण्य हिंदी के उपसर्गों में पढ़ा था अन्न, वो था तद्भव। और ये कौन सा है? अव्यय स्वरूप ही होता है, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसका अर्थ भी क्या होता है? अन्न का अर्थ अभाव होता है, अभाव या रहित। क्या होता है? अभाव या रहित। अब इनके शब्द कौन कौन से होते हैं? बहुत मोस्ट होती है इनकी प्रक्रिया। मुख्यतः यहां पर समझना, मुख्यतः बहुत एक मूल शब्द पीछे निकलता है अनुपसर्ग। यहां पर अनु उपसर्ग भी प्रतीत हो जाता है, लेकिन और ए उपसर्ग भी प्रतीत हो जाता है, लेकिन मूल शब्द उनके पीछे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं शब्द लिखता हूं अनादि, अनादि, अनधिकार, अनादि, अनधिकार, अनिक्षा, अनिक्षा, अनुचित, अनुचित, अंधन, उचित। ऐसे ही देखो अनृत, अनृत, ऐसे ही अनुर्वर। तो देखो, अब इनको समझो। देखो, अनादि, अन्न प्लस आदि, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं हुआ हो। यहाँ अन्न, अन्न क्या है? अन्न से निकला है यहाँ अन्न, तो ये अन्न है। अन्न निकलने के बाद इसमें कौन सा स्वर बच गया? आ। तो आदि यहाँ क्या है? मूल शब्द। तो अन्न प्लस आदि। ऐसे ही अन्न प्लस मूल शब्द क्या बचता है? यहाँ न, यहाँ से निकाला हलंत सहित, तो इसमें क्या है? ए। तो मूल शब्द क्या बच गया पीछे? अधिकार। क्या बचा? अधिकार। ऐसे ही देखो, अनिक्षा में अन्न निकाला तो लास्ट में क्या बच गया? इच्छा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अ उपसर्ग इसको निकालता है तो निच्छा शब्द बच जाता है मूल, तो अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं देता। ऐसे ही अनुचित, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग नहीं है, अनु के बाद चित बचता है, तो इसका मूल शब्द नहीं बचता है। देखो, अन उपसर्ग निकाला और उसके बाद उचित मूल शब्द बचता है। जो उचित नहीं हो वो अनुचित होता है। अनु उपसर्ग मत कर देना, अनुपसर्ग होता है इसमें। ऐसे ही अनृत में अन्न प्लस रित होता है। रित का अर्थ होता है सत्य, जो सत्य नहीं हो वो अनृत होता है। ऐसे ही अनुर्वर में होता है अन्न प्लस उर्वर।
देखो उर्वर होती है उर्वर भूमि, और अन का अर्थ होता है जो उर्वर भूमि नहीं हो वो कहलाएगी अनुर्वर। तो बहुत ही मोस्ट उपसर्ग है अनुपसर्ग। याद रखना अन उपसर्ग की प्रक्रिया अलग तरीके से चलती है, तो इसमें अनु और अ उपसर्ग करने की कोशिश मत करना। तो बहुत अच्छा उपसर्ग है अनुपसर्ग। इसके बाद अगला उपसर्ग पढ़ते हैं अध। अध देखो अध पढ़ा था, अध का अर्थ होता है आधा, जो पहले के वीडियो में पढ़ा था पुण्य अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध खिला, अध सीजा, अनदेखा, ये अनदेखा सॉरी नहीं, तो अध खिला ये मुख्यतः होते हैं। जैसे ही अब अगला पढ़ते हैं अधय। अधय का अर्थ क्या होता है नीचे, और विसर्ग सहित होता है। याद रखना क्या होता है विसर्ग सहित होता है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे, जैसे लिखते हैं अधोपतन। अधोपतन या अधय पतन मूलतः शुद्ध यही होता है, अधोपतन गलत होता है शब्द, ठीक है। अधोपतन अधोगामी, अधोपतन अधोगति, अधोगामी, अधोगति, अधोमुख, अधोमुख, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र, अधोभाग। देखो इसमें क्या होता है, अधय क्या होता है इसमें, मुख्यतः अधय उपसर्ग होता है, जैसे अधय प्लस पतन। देखो अब ये प्रक्रियाएं मुख्यतः सारी समझने की संधियों में है। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो उस समय फिर दोबारा से एक बार उपसर्ग, मुख्यतः अधय उपसर्ग विसर्ग संधि पढ़ाते समय चर्चा की जाएगी कि यहां पर अधय क्यों नहीं आया, अधय प्लस गामी। देखो तुरंत इसके बाद में क्या होता है, घोष वर्ण होता है। जब घोष वर्ण तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है किसी भी वर्ग का। अधय प्लस गति मूल शब्द है, अधय प्लस मुख्य मूल शब्द है, अधय प्लस वस्त्र मूल शब्द है, अधय प्लस भाग मूल शब्द है। जैसे अधो हस्ताक्षर करता होता है, जो नीचे हस्ताक्षर जिसके होते हैं वो अधो हस्ताक्षर करता होता है। तो अधय भी क्या होता है, एक उपसर्ग होता है जो अव्यय स्वरूप होता है। तो ये था नंबर 3 उपसर्ग, अधय उपसर्ग। इसके बाद में एक और उपसर्ग है जिसका नाम है अलम। अलम का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। क्या होता है, अच्छा या सुंदर। तो देखो अलम का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। जैसे अलंकार हुआ, जैसे अलंकार हुआ, अलंकृत हुआ, अलंकार हुआ, अलंकृत हुआ, ऐसे अलंकृति हुआ, अलंकृति हुआ, अलंकरण हुआ, अलंकरण हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें कार मूल शब्द है, यहाँ पर कृत मूल शब्द है, कृति मूल शब्द है और करण मूल शब्द है। इनके आगे अलम, अलम देखो ये मैं का ऊपर अनुस्वार बना हुआ है, तो इसमें अलम उपसर्ग है। याद रखना कार मूल शब्द है, कृत मूल शब्द है, कृति मूल शब्द है और करण मूल शब्द है। ऐसे ही इनमें पतन है, गामी है, गति है, मुख है, वस्त्र है, अधो ये भाग है। तो ये मुख्यतः 4 उपसर्ग हुए, अ अन अधय अलम। तो मुख्यतः ये 4 उपसर्ग बहुत अच्छे उपसर्ग हैं, इनसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो इन 4 उपसर्गों का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगले उपसर्ग की चर्चा करते हैं। देखो अगला उपसर्ग कौन सा है, अगला उपसर्ग है आवी। कौन सा उपसर्ग है, आवी। इन उपसर्गों में विसर्ग सहित उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो अव्यय स्वरूप होते हैं। तो अगला उपसर्ग कौन सा है, आवी। कौन सा है, आवी। आवी के बाद विसर्ग। तो आवी का अर्थ होता है प्रकट। क्या अर्थ होता है आवी का, प्रकट। तो आवी का अर्थ होता है प्रकट। तो जैसे अपन आविष्कार पढ़ते हैं, आविष्कृत पढ़ते हैं, आविर्भाव पढ़ते हैं, आविर्भूत पढ़ते हैं, तो ये सब किस में है, आवी उपसर्ग में। जैसे अपन पढ़ा आविष्कार, आविष्कृत, आविर्भूत, आविर्भूत, मुख्य रूप से आविर्भाव। तो ये मुख्य रूप से इनमें क्या हुआ, आवी उपसर्ग हुआ। आविर उपसर्ग नहीं होता है, आवी उपसर्ग होता है। देखो आवी के बाद विसर्ग। तो आवी, अब इसमें मूल शब्द कौन सा है, कार है। मूल शब्द कौन सा है, यहाँ कार, यहाँ पर कृत, यहाँ पर भाव, यहाँ पर आविर्भूत। तो मुख्य रूप से ये भूत, कार, कृत और भाव यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आवी इसमें उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है प्रकट होना। इसके बाद अगला उपसर्ग है, बहुत ही मोस्ट उपसर्ग है पुनर। कौन सा उपसर्ग है, पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर। क्या अर्थ होता है पुनर का, फिर, दोबारा से।
पुनर का अर्थ होता है फिर दोबारा से। कैसे इसका अर्थ समझोगे? जैसे पुनर्जन्म होता है तो जिसका जन्म दोबारा से हुआ हो वो क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। जैसे ही मैं शब्दों के माध्यम से समझाऊं आपको तो होता है जैसे पुनर्विवाह, पुनर्विचार, पुनर्विवाह, पुनर्विचार, पुनर्जन्म, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। देखो अब इधर पुनर्धन विवाह, जिसका विवाह फिर हुआ हो, दोबारा हुआ हो विवाह, पुनर्विचार, जो विचार दोबारा से किया जाए, पुनर्जन्म, जिसका जन्म दोबारा हो, पुनरुक्ति, ऐसा उक्ति या कथन जो दोबारा से कहा गया हो वो होती है पुनरुक्ति। तो ये मुख्य रूप से जैसे पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्धर निर्माण, जिसका निर्माण दोबारा से हुआ। जैसे पुनर्वास होता है जिसका वास दोबारा से तैयार होता है, जो दोबारा से रहना जहां स्थान पर शुरू करता है वो होता है पुनर्वास। तो मुख्य रूप से ये उपसर्ग हुए दो, आवी और पुनर। इसके बाद अगला उपसर्ग है कौन सा? पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहला। पूर्व का अर्थ होता है कौन सा? पहला। तो भी पहला। अब देखो जैसे पूर्वार्ध होता है शब्द कि पूर्व का अर्ध का अर्थ होता है आधा। जो पूर्व का भाग, दिन का पूर्व, पहले का जो भाग होता है ना वो कहलाता है पूर्वार्ध। जैसे मुख्य रूप से पूर्व निश्चित होता है, पूर्व से जो चीज निश्चित होती है वो क्या होगा? पूर्व निश्चित। क्या होगा वो? पूर्व निश्चित होगा। जैसे ही पूर्व पक्ष होता है कि एक पक्ष तो पहले है और अगला पक्ष कौन सा है, तो ये पूर्व पक्ष हमारे पास है। तो ये मुख्य रूप से कैसे पहचानोगे? इसमें अलग से ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो संधि है पूर्व प्लस अर्ध, इसमें तो दीर्घ संधि है, ऐसे इसमें अलग ही दिखाई दे रहे हैं। निश्चित और पक्ष, यहाँ पर अर्ध मूल शब्द है, पूर्व उपसर्ग है, यहाँ पर पूर्व उपसर्ग है, यहाँ पर पूर्व उपसर्ग है। तो ये तीन उपसर्ग हुए कौन कौन से? आवी, पुनर और पूर्व। अब अगला उपसर्ग पढ़ते हैं कौन सा? पुरा। कौन सा उपसर्ग पढ़ते हैं? पुरा। पुरा उपसर्ग क्या होता है? देखो पुरा का अर्थ क्या होता है? पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। पुरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। बहुत मोस्ट है, एक पर उपसर्ग से यहाँ गलतियां की जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है। देखो जैसे पुरातत्व होता है, क्या होता है? पुरातत्व। पुरातत्व होता है, पुरातन होता है, पुरावशेष होता है, पुरावशेष होता है, पुरातत्व होता है, पुरातन होता है, पुरावशेष होता है, पुरावतंस होता है, पुरावतंस होता है, पुराण होता है। तो देखो अब इधर देखो पुरातत्व, पुरातन, पुरावशेष, पुरावतंस और पुराण। देखो इसमें मूल शब्द पुरा में तत्व, ऐसा तत्व जो प्राचीन हो, पुरातत्व। इसी वजह से उनका नाम पुरातत्व विभाग होता है, जिसमें बहुत प्राचीन सामग्रियां स्थित होते हैं। पुरातन, जो पुरातन पहले का जो भाग हो पुरातन। पुरा अवशेष, देखो यहाँ पर पुरा ही उपसर्ग है। पुरा का अर्थ होता है बहुत पहले का जो अवशेष है उसको पुरावशेष कहा जाता है। ऐसे ही अवतंस, अवतंस का अर्थ भी क्या होता है? भाग। ऐसा भाग जो बहुत पहले का हो, तो इसमें भी पुरा उपसर्ग है और अवतंस मूल शब्द है। अवतंस में भी अ उपसर्ग है। ऐसे ही पुराण में पुरा उपसर्ग है और नए मूल शब्द है। संधि बनती है इसकी पुरा प्लस नए। तो पुरा का अर्थ क्या होता है? पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। तो मुख्यतः ये उपसर्ग हुए 1 2 3 4, इनका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे उपसर्ग और पढ़ते हैं। 5-6 उपसर्ग और है मुख्यतः अव्यय स्वरूप, और इनका भी अध्ययन करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लो, अब आगे चलते हैं। देखो अगला उपसर्ग होता है प्राक। प्राक का अर्थ होता है क्या? पहले। प्राक का अर्थ होता है पहले। प्राक का अर्थ क्या होता है? पहले। जो पहले की बात की हुई होती है, जैसे प्राग ऐतिहासिक होता है, इतिहास से जो पहले की बात होती है ना वो प्राग ऐतिहासिक होता है। जैसे मैं शब्द लिखूं प्राग कथन, प्राग कथन, प्राग जैसे प्राग कथन, पर उसके बाद में प्रागैतिहासिक, प्रागवेद या प्रागवेदिक, प्रागवेद भी हो सकता है, प्रागवेदिक भी हो सकता है। देखो प्राग कथन, प्रागैतिहासिक, प्रागवेद या प्रागवेदिक। अब देखो इसमें मुख्य रूप से ऐसा कथन जो बहुत पहले कहा गया हो। प्राक
अब इसमें जो होता है प्राक वो आधा होगा या किसी संधि के योग से मिलकर बना होगा। जैसे यहाँ पर देखो संधि होती है प्राग प्लस वेद, मुख्यतः व्यंजन संधि है। ऐसे ही इसमें भी प्राग प्लस वैदिक, इसमें वैदिक मूल शब्द है, वेद मूल शब्द है, और इसमें मुख्य रूप से निकाला कै तो ऐतिहासिक मूल शब्द है। कौन सा? ऐतिहासिक। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हुआ? मुख्य रूप से प्राक उपसर्ग हुआ। प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस वेद, प्राग प्लस वैदिक, प्राग प्लस कथन। तो प्राग का अर्थ क्या होता है? पहले। अब इसके बाद अगला उपसर्ग है कौन सा? बही। देखो बही के साथ विसर्ग है, और बही के साथ विसर्ग होने के कारण इसका अर्थ हुआ है बाहर। क्या अर्थ हुआ है? बाहर। तो देखो यहाँ विसर्ग मुख्य रूप से 2-3 के अंतर्गत ही आते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। एक तो अधय के अंतर्गत आता है, एक आवि के अंतर्गत आता है, एक बई के अंतर्गत आता है। जैसे इनका अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, जैसे बहिष्कार हुआ, बहिर्ज्ञान हुआ, बहिष्कार हुआ, बहिर्ज्ञान हुआ, बहिरंग हुआ, बहिष्कार हुआ, बहिर्ज्ञान हुआ, बहिरंग हुआ, बहिर्मुखी हुआ। तो देखो जो बाहर का मुखी, देखो बहिष्कार ऐसा कार्य जिसको बाहर कर दिया गया हो वो होता है बहिष्कार। ऐसा ज्ञान जो बाहर से मिलता है बहिर्ज्ञान। ऐसा रंग जो दूसरा होता है वो बहिरंग होता है। ऐसा मुख वाला जो बहिर्मुखी होता है, जो एक से ज्यादा मुख या वाणी का प्रयोग जहां करता है वो होता है बहिर्मुखी। तो ये मुख्य रूप से बही उपसर्ग हुआ। इसके बाद अगला उपसर्ग है सत्य। सत्य का अर्थ होता है अच्छा। सत्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो सत्य का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा उपसर्ग है सत्य। देखो जैसे सज्जन हुआ, सत्संग हुआ, सदगति हुई, सत्कार हुआ, सदाचार हुआ, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सज्जन, सदगति, सदाचार, सज्जन, सदगति, सदाचार, सत्कार, सत्संग। देखो इनमें क्या होता है? सत्य प्लस जन। तो जन इसमें मूल शब्द है। ऐसा जन जो बहुत अच्छा हो, ऐसी गति जो बहुत अच्छी हो, ऐसा आचरण जो बहुत अच्छा हो, ऐसा कार्य जो बहुत अच्छा हो, ऐसा संग या साथ जिसमें अच्छा कार्य हो, वो होता है सत्संग। तो ऐसे ही एक और उपसर्ग आता है जिसका नाम है सह। सह का अर्थ होता है साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। देखो सह का अर्थ होता है साथ। अब देखो सह का अर्थ साथ होता है, तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग, इनमें कौन कौन से उपसर्ग सहित शब्द होते हैं? जैसे सहगान। नीक होते हैं कि जैसे सहगान अब कार्यक्रम चलेगा तो गान के साथ एक साथ जहां गाया जाएगा वो सहगान होता है। जैसे सहयात्री, जहां यात्रा एक साथ की जाती है, जो यात्री एक साथ जाते हैं वो क्या कहलाता है? सहयात्री कहलाते हैं। जैसे सहचर, जो साथ साथ विचरण करते हैं वो क्या कहलाता है? सहचर। ऐसे ही जो सहयोग होता है, जो सहदर्शी होता है, जहां पर साथ साथ देखते हैं वो क्या होता है? सहदर्शी होता है। तो मुख्य रूप से जैसे ही सहोदर होता है, जो एक ही उदर से, जो समान उदर से जन्म लेते हैं, सहोदर, वो क्या होगा? सहोदर। तो देखो इसमें सह का अर्थ होता है साथ। तो मुख्य रूप से ये उपसर्ग हुए। जैसे सहानुभूति होगी, सह प्लस अनुभूति, तो इसको भी लिखो जैसे सहानुभूति। तो देखो सहानुभूति, तो सह प्लस अनुभूति, तो अनु भी उपसर्ग है और सह भी उपसर्ग है जो अनुभूति के साथ हो। ऐसे ही एक अगला उपसर्ग और आता है जिसका नाम है स्व। क्या है उपसर्ग? स्व। अब देखो बहुत मोस्ट उपसर्ग है स्व। स्व का अर्थ होता है अपना। क्या अर्थ होता है? अपना। जैसे होता है स्वदेश, कि ऐसा देश जो अपना हो। जैसे स्वजन, ऐसा जन जो क्या हो? अपना हो। जैसे स्वधर्म, ऐसा धर्म जो अपना हो। जैसे देखो स्वाधीन, कि ऐसा अधीन का भाग जो खुद का हो या अपना हो। इसमें देखो स्व, सु नहीं होता, सु प्लस अधीन, इसमें स्व प्लस अधीन, जो खुद के अधीन होता है वही होता है स्वाधीन। ऐसा जैसे स्वतंत्र, ऐसा तंत्र जो खुद का हो, अपना हो, वही होता है स्वतंत्र व्यक्ति। तो ये मुख्य रूप से यहाँ सर उपसर्ग युक्त अव्यय हैं। ये इनकी भूमिका अव्यय के समान होती है, इस वजह से ये भी क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग और अव्यय सिमिलरिटी होते हैं, दोनों समान से होते हैं। जो अव्यय होते हैं वो क्या उपसर्ग होते हैं? नहीं। जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं, लेकिन उपसर्ग वाले पद कभी अव्यय नहीं होते, पूर्णतः अव्यय नहीं होते। कुछ शब्द अव्यय
होते हैं। तो इनमें जैसे देखो गान मूल शब्द है, यात्री मूल शब्द है, चर मूल शब्द है, योग मूल शब्द है, दर्शी मूल शब्द है, सह उदर मूल शब्द है, सह अनुभूति मूल शब्द है, स्व देश मूल शब्द है, यहाँ स्व उपसर्ग में स्व जन मूल शब्द है, धर्म मूल शब्द है, यहाँ पर अधीन मूल शब्द है और यहाँ पर तंत्र मूल शब्द है। तो देखो आज हमने ये पूरा कंप्लीट किया। मुख्य रूप से हिंदी के उपसर्ग के बाद में बताया था कि अव्यय के उपसर्ग कौन से होते हैं हिंदी में, तो ये अव्यय स्वरूप उपसर्ग थे। अव्यय स्वरूप उपसर्ग ये कंप्लीट हुए। यहाँ से इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना और इसके बाद एक और उपसर्ग की प्रक्रिया बचती है नंबर 3 की, कि तीसरा प्रकार अव्यय का कौन सा था, वो था विदेशी उपसर्ग। इसके बाद हम विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। विदेशी उपसर्ग से पहले आप इनको समझना, इनकी तैयारी रखना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।